और कुछ खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधा आपका परिचय करा दें। बीजेपी से प्रवक्ता राजकुमार कटारिया हमारे साथ हैं। राजकुमार जी, आपका स्वागत है। कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता हरपाल कलामपुरा हैं। हरपाल जी, आपका स्वागत है। और कोषाध्यक्ष हैं ऑल इंडिया राइस एक्सपोर्ट एसोसिएशन के संजय गुप्ता जी, बहुत स्वागत है सर आपका। और हमारे साथ अब से कुछ ही देर में संजीव श्रीवास्तव जी भी जुड़ेंगे, जो विदेश मामलों की जानकार होंगे। उनसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन शुरुआत राजकुमार कटारिया जी मैं आपके साथ कर रहा हूँ। सर, अभी क्या स्थिति है? क्योंकि बासमती का एक्सपोर्ट प्रभावित हुआ है और दिक्कत अब बढ़ रही है, इस तरह की खबरें हैं, इसको लेकर रिएक्शंस भी आ रहे हैं। तो क्या कदम उठाए जा रहे हैं आप लोगों की तरफ से? सर, पहला रिएक्शन चाहूंगा आपका मैं, राजकुमार जी। जी जी, नमस्कार पराग जी। जी और आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। जी। देखिए, आपने पूरा विस्तार से विषय को रखा, उसकी इंट्रोडक्शन दी है। और जो इंट्रोडक्शन में आया है और अभी जो आप संजय गुप्ता जी की स्टेटमेंट जो आपने सुनाई थी शायद, जो इंडियन राइस एक्सपोर्टर फेडरेशन से हैं, इन्होंने भी अपने वक्तव्य में पूरी जो दिक्कतें हैं उनका पूरा विस्तार से बताया और साथ साथ ये भी बताया कि किस तरीके से भारतीय सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मोदी सरकार चीजों को धरातल पे पूरी तरीके से समझ के किस तरीके से राइस मिलर को इस संकट से मुकाबला करने के लिए एम्पावर कर रही है, वो आपने पूरा विस्तार से बताया। हमें पता है कि कितना बड़ा सेक्टर है, सभी को पता है। पूरी की पूरी सारी जो सरकार है, पूरी मशीनरी है, वो पूरे इस सारे सिस्टम को वॉच कर रही है बारीकी से। और मंशा यही है कि भी इस व्यापार को किसी भी तरीके से दिक्कत ना आए और जो बेस्ट हम इस संकट में कर सकते हैं सरकार, वो सरकार दिन रात लग करके उसका समाधान की तरफ जा रही है। जैसे कि अभी बताया था कि लोन उपलब्ध कराया, जो लोन है सारी की सारी राइस मिलर पे जो 30% के करीब जो है लोन इंक्रीज किया गया विदाउट एनी कोलेटरल सिक्योरिटी, वो उन्हीं कंडीशंस पे इमीडिएटली जो है संकट को मीट करने के लिए 30% के करीब जो है लोन एक्सटेंड किए गए। रिस्क चार्जेस जो होते हैं पोर्ट के ऊपर, उसके भी चार्जेस गवर्नमेंट देने की कोशिश कर रही है। और इंश्योरेंस वाला जो मामला बताया कि रास्ते में खुदा न खास्ता ऐसा हो कि शिपिंग के माध्यम से उधर जो क्राइसिस जोन है वहां से अगर जहाज निकल रहा है और कोई अनहोनी होती है तो उसका भी खर्चा सरकार भी बियर कर रही है और इंश्योर कर रही है। जो एक्सपोर्टर है और इंपोर्टर जो मिलके जो एग्रीमेंट कर रहे हैं वो एग्जीक्यूशन हो हर तरीके से। तो उसके लिए सरकार ने अभी तक करीब करीब 500 करोड़ रुपए का रिलीफ जो है इमीडिएट इस संकट को देखते हुए दिया है एक्सपोर्टर को। और पूरी तरीके से बारीकी से इसके ऊपर नजर बना रखी है, क्योंकि देखिए बड़ी इंडस्ट्री है। और आपने पूरा इंट्रोडक्शन में बताया कि हम सबसे बड़े एक्सपोर्टर हैं बासमती राइस के, और चावल के भी हम बड़े एक्सपोर्टर हैं। चाइना सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करता है, उसके बाद इंडिया है, और एक्सपोर्टर में हम सबसे ज्यादा हैं। तो एक्सपोर्ट में बासमती की जो बात है, क्योंकि बासमती हरियाणा के अंदर से सबसे ज्यादा जाता है, बासमती का टोटल बासमती का 60% एक्सपोर्ट हम करते हैं हरियाणा से। और हरियाणा की जो राइस मिलर है उनके हितों के लिए प्रदेश सरकार पूरी तरीके से सजग है और रिलीफ देने के लिए उनको कोई दिक्कत ना हो, उसके लिए भी प्रदेश सरकार निरंतर केंद्रीय सरकार के साथ मिलकर के इनको किस तरीके से संकट में सहारा मिले और आम जनता को तक ये आंच ना पहुंचे। और मैं समझता हूं कि किसान हरियाणा के अंदर जिस तरीके से पूरी की पूरी मशीनरी सिस्टम डेवलप है कि भाई एमएसपी पे हम सारा सब कुछ खरीद करते हैं, और इस साल भी पूरी की पूरी फसल खरीदने का जो काम किया है, और जो भी हमारे से बन पड़ेगा हम बेस्ट, क्योंकि देखिए संकट वैश्विक है और संकट किसी एक देश के लिए नहीं है, पूरी दुनिया के लिए है। और प्रयास चारों तरफ से हो रहे हैं कि संकट को किस तरीके से जल्दी समाधान किया जाए। लेकिन सरकार अपने स्तर पे जितना सजगता होनी चाहिए उससे भी ज्यादा कर रही है, प्रोएक्टिव है, और चीजों को एडवांस में समझ रही है कि कहां हम मदद कर सकते हैं, कहां किस तरीके से मदद हो सकती है, वो सारी चीजें देख रहे हैं। ठीक है सर। संजय गुप्ता जी, क्या आर्थिक संकट है चावल के ऊपर? पराग जी, देखिए, जब भी कहीं भी किसी भी कंट्री में या किसी भी देश में जब वॉर होती है, युद्ध होता है, युद्ध का एक सीधा सीधा सा मतलब होता है कि संकट।
चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो मानवीय हो, चाहे वो किसी भी रूप में लिया जाए संकट। आज चावल उद्योग के ऊपर है संकट है, मैं बिल्कुल कहूंगा कि गंभीर संकट है। उसका कारण ये है, स्पेशली चावल में भी बासमती चावल के ऊपर, क्योंकि बासमती चावल हम जितने पैदावार हम बासमती चावल की करते हैं उसका 80% से ज्यादा हम निर्यात करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। और उस 80% में से भी 50 से 60% चावल सिर्फ गल्फ कंट्रीज को होता है, जहां पे इस टाइम इस युद्ध की वजह से समस्या बनी हुई है। तो जब जिन देशों के अंदर जब युद्ध की वजह से समस्या बनेगी तो उसका बिल्कुल हर लिहाज से, हर तरीके से, चारों तरफ से आर्थिक संकट तो चावल उद्योग पे आएगा ही आएगा। हमारा देश कृषि प्रधान देश है और हमारा राज्य तो बिल्कुल कृषि प्रधान देश है। हमारे राज्य में 2 ही फसलें मुख्य रूप से उगाई जाती है, चावल की है, गेहूं की, जिसमें से चावल में भी मुख्य फसल बासमती की है हमारे यहाँ पे। तो आज की देश में, आज की अगर हम बात करें, इस परिस्थिति में समस्या तो है, आर्थिक संकट भी है। उसी आर्थिक संकट को भारत सरकार ने कहीं ना कहीं समझा है और भारत सरकार ने समझ के ही जो हम लोगों के लिए जो बैंकों से भारत सरकार ने अपनी गारंटी पे 20% का जो रिलीव दिया है, ताकि पैसे की वजह से, पूंजी की वजह से किसी काम में बाधा ना आए। देखिए, युद्ध का मतलब समस्या, तो समस्या तो हर उद्योग के ऊपर है, तो चावल उद्योग भी उससे अछूता नहीं है। ठीक है सर जी, ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास। हरपाल जी, कैसे देख रहे हैं इस पूरे क्राइसिस को? संकट तो है, लेकिन राजकुमार जी कह रहे हैं कि नज़र लगातार सरकार की बनी हुई है और कैसे हम राहत दे सकते हैं इस पर भी सरकार का फोकस है। लेकिन क्या वाकई ऐसा लग रहा है कि स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर है? हरपाल जी। पराग जी, सबसे पहले आपको, आपके दर्शकों को और जो मेरे मित्र प्रवक्ता साथी हैं उन सबको मेरा नमस्कार। देखिए, बासमती चावल के कारोबार पर बहुत बड़ा संकट मंडराया हुआ है इस टाइम। पश्चिमी एशिया में जैसे राजनीतिक तनाव और तनाव के कारण जो हालात बने हुए हैं, उससे निर्यात बुरी तरह प्रभावित हुआ है। बंदरगाहों पर माल फंसा पड़ा है और रिकॉर्ड जो है वो शिपिंग शुल्क के बोझ से व्यापारियों और किसानों को दोनों की चिंता उन्होंने बढ़ा दी है। खाड़ी देशों में तनाव के कारण, जैसे ईरान और अमेरिका और मिडिल ईस्ट में तनाव हुआ है, सऊदी अरब, ईरान, इराक जैसे प्रमुख बासमती बाजारों में खेप की आवाजाही यानी कि शिपमेंट बहुत धीमी हो गई है। बंदरगाहों पर अंतरराष्ट्रीय लॉजिस्टिक और कंटेनर संकट के कारण हजारों टन बासमती बंदरगाहों पर फंसा पड़ा हुआ है। सरकार द्वारा लगाए गए लगभग 60% तक के मनमाने और अपारदर्शी शुल्क जो लगे हुए हैं, उनके कारण निर्यातकों का वित्तीय बोझ काफी हद तक बढ़ा दिया गया है, जिससे मुनाफा कमाना बहुत मुश्किल हो गया है। घरेलू बाजार में निर्यातक की धीमी मांग और वैश्विक प्रतिस्पर्धा के चलते हरियाणा और पंजाब जैसे उत्पादक क्षेत्रों में बासमती के भाव बहुत दबाव में चल रहे हैं। हमारे हरियाणा के अंदर करनाल तो हमारा धान का कटोरा समझा जाता है। वहां पे चावल जो है, जितने राइस मिलर हैं उनको स्थिति का पता है और क्या हालात हैं वो अच्छे से बता सकते हैं। भारत जो दुनिया का सबसे बड़ा चावल निर्यातक है, भारत ने जनवरी 2026 से अप्रैल 2026 के बीच 53.9 लाख मीट्रिक टन चावल का निर्यात किया, जो पिछले साल की समान अवधि की तुलना में 1.3% कम है। हालात को देखते हुए मौजूदा परिस्थिति में खरीदार और विक्रेता दोनों ही नए सौदे फिलहाल टाल रहे हैं। निर्यातक कहते हैं कि जब तक तनाव बना रहेगा तब तक चावल निर्यात सामान्य स्तर से भी नीचे रहेगा। देखिए, सरकार को चाहिए प्रमुख आयातक देशों जैसे ईरान, सऊदी अरब और यूरोपीय संघ के साथ मिलकर व्यापार बाधाओं को दूर करे और अंतरराष्ट्रीय शिपिंग और कंटेनर की उच्च लागत को कम करने के लिए निर्यातियों को वित्तीय सब्सिडी प्रदान करे, उनकी सब्सिडी देकर मदद करे, ताकि किसान भी बचे और व्यापारी भी बचे। और हमारे प्रधान सेवक माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी जब इटली गए,
यात्रा के दौरान वहां प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के लिए भारत की मशहूर मेलोडी टॉफी लेकर गए। हमें बहुत अच्छा लगता और भारत के किसानों को बहुत अच्छा लगता अगर वो बासमती के चावल साथ ले जाकर वहां की प्रधानमंत्री को बासमती के चावल देते। यहाँ व्यापारियों का भी सीना चौड़ा होता और किसानों का भी सीना चौड़ा होता। काफी टॉफियां बांटने से ना व्यापारियों का भला हो सकता और ना ही किसानों का भला हो सकता है। ठीक है सर। हमारे साथ विदेश मामलों की जानकार संजीव श्रीवास्तव जी भी जुड़ गए हैं। सर बहुत स्वागत है संजीव जी आपका। सर मैं समझना चाह रहा हूं कि किस तरह से आप इस क्राइसिस को देख रहे हैं। क्या वाकई में एक बड़ा संकट चावल के ऊपर है? क्योंकि अभी संजय गुप्ता जी भी हमारे साथ कोषाध्यक्ष हैं ऑल इंडिया राइस एक्सपोर्ट एसोसिएशन से, उन्होंने बताया कि ज़्यादा संकट बासमती के ऊपर है और इससे व्यापारी भी परेशान हैं, किसान भी परेशान हैं और सरकार ये कह रही है कि हम कोशिश कर रहे हैं कैसे राहत दे सकते हैं, इस पर नज़र बनी हुई है। विपक्ष के अपने सवाल हैं। आप विदेश मामलों की जानकार होने के नाते कैसे इस पूरे क्राइसिस को देख पा रहे हैं संजीव जी? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये जो वेस्ट एशिया में जो वर्तमान स्थिति है ये एक वैश्विक संकट है और एक हमारा राष्ट्र के ऊपर भी बड़ी चुनौती है। क्षमा चाहता हूँ। राष्ट्र के ऊपर भी बड़ी चुनौती है, राष्ट्र के ऊपर भी एक संकट है और जिसके की संदर्भ में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपनी जो चेतावनियां सलाहें वो उन्होंने दी हैं और सरकार अपनी पूरी कोशिश कर रही है और मैं कहूँगा सफलतापूर्वक सरकार ने अब तक अपनी जो कोशिशें की हैं उसमें उसे सारी स्थितियों को अंडर कंट्रोल रखने में और सारी स्थितियों को जो बेस्ट पॉसिबल तरीका हो सकता है इस आपदा से डील करने का वो सरकार उठा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और सरकार यदि ये कह रही है कि जो राइस एक्सपोर्ट्स के ऊपर भी जो संकट आया है उसको भी हम बेस्ट पॉसिबल तरीके से डील करेंगे तो सरकार पे भरोसा रखना चाहिए, मैं ये अवश्य कहूंगा। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो बासमती राइस एक्सपोर्टर्स हैं, राइस एक्सपोर्टर्स हैं, सभी इससे प्रभावित हैं। और जो ये वेस्ट एशिया की जो क्राइसिस है उसने न सिर्फ ऊर्जा का संकट पैदा किया है बल्कि हमारे जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स है, राइस एक्सपोर्ट्स है, उसको भी प्रभावित किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मेरा मानना है कि जिस तरीके से आपदाओं के समय में एक संयम भी बरतना चाहिए, धैर्य भी बरतना चाहिए, अपने अंदर एक एकताबद्धता रखनी चाहिए, सरकार के सलाहों पर और सरकार के अनेक जो कदम उठाए जा रहे हैं उस पर अपना समर्थन भी देना चाहिए। जैसा कि आपने देखा कि कोविड पेंडेमिक का जब दौर था तो उस समय न सिर्फ हमने एकता दिखाई और कोविड का मुकाबला दृढ़ता पूर्वक एकताबद्ध तरीके से किया, उसके ऊपर विजय हासिल की। कोविड की वैक्सीन को हमने पूरी दुनिया में जहां कहीं भी इसकी आवश्यकता थी उसे प्रोवाइड कराया। वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ आपदा का हमने सामना किया और हम स्वयं से अपने आप को इस आपदा से निकाल पाए और विश्व को भी निकाला। तो उसी तरीके से आज ये जो राइस के ऊपर भी जो संकट आया है, जो ऊर्जा के ऊपर, ऑयल गैस के ऊपर सब संकट आया है, उसको भी हमें गंभीरता के साथ समझ के जिम्मेदारी भरे भाव के साथ अपने कार्य करना होगा। आलोचनाएं करना अच्छा है लेकिन आलोचनाएं करने के साथ साथ सलाहें भी देना होगा और एकता बनाए रखनी होगी। ये मैं आपके बड़े सम्मानित चैनल के माध्यम से अवश्य कहना चाहता हूँ उसमें। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि एक संकट की स्थिति है और ये संकट अभी लंबे समय तक बना रह सकता है, ये भी मैं कहना चाहता हूँ। इस तरीके की जो स्थितियां हैं, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और ईरान के बीच में जो विश्वास का संकट, ट्रस्ट डेफिसिट बहुत गहरा है, इसको सिर्फ विश्वास का संकट ही नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे कि अविश्वास की गहरी खाई दोनों के बीच में है। बातचीत जरूर चल रही है, सीज फायर की स्थिति अभी बनी हुई है, अभी ऐसी रिपोर्ट्स हैं ये सीज फायर 60 दिनों तक आगे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन जो पीस डील है, जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज का जो नॉर्मलाइजेशन की संभावना मैं ज्यादा देखता हूं, लेकिन जो ओवरऑल जो शांति है स्थापित करने की जो बात है उसमें एक लंबा समय लग सकता है। ये जो डिसरप्शन, अभी सीज फायर चल रहा है, फिर अभी आप देखिए तो ईरान ने यूएई के ऊपर हमले किए, फिर अमेरिका ने भी कार्रवाई की। तो ये जो बीच बीच में जो अस्थिरता है, जो ये अटैक्स और काउंटर अटैक्स हैं वो जारी रहेंगे। और मेरा ऐसा मानना है कि जो नए तरीके की सहमतियां बनाने में, नए तरीके का स्टेटस को बनाने में, जो कि 28 फरवरी को टूट गया है, उसमें समय लगेगा और उसके लिए हमें अपने आप को तैयार रखने की जरूरत है। हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं वो प्रभावित होंगे, स्टेट ऑफ हॉर्मुज हो,
वो प्रभावित वहां पर अस्थिरता बनी रहेगी भले से लेकिन मैं एक बात मैं स्टेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में अवश्य कहना चाहता हूँ कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज के ब्लॉकेड होने की वजह से ईरान स्वयं बहुत गहरे तरीके से प्रभावित है और जो वेस्ट एशिया के राष्ट्र चाइना जैसा राष्ट्र वो भी इससे बहुत प्रभावित है। तो ईरान का जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज का जो ब्लॉकेड है और फिर अमेरिका ने जो काउंटर करते हुए एक नेवल ब्लॉकेड ईरान का कर रखा है, उसको मैं हटने की संभावना ज्यादा देखता हूं, क्योंकि उससे ईरान भी प्रभावित है, अमेरिका भी प्रभावित, सभी चाहते हैं कि वो हटे। उसमें एक ढील हो सकती है, लेकिन अस्थिरता, जो एक अनिश्चितता, जो वोलाटिलिटी, और कब ये सीज फायर ब्रेक हो जाए, मान लीजिए अभी स्टेट ऑफ हॉर्मुज का ब्लॉकेड हटे, फिर कोई युद्ध वाली स्थिति बने, फिर वो कुछ समय के लिए ब्लॉकेड लगा दे, तो ये जो अस्थिरता को के संदर्भ में हमें अपनी तैयारियां पूरी करनी होंगी। और इस संदर्भ में भारत की सरकार अल्टरनेट जो हमारे जो रणनीतियां हैं, जो एक्सपोर्ट्स के जो इंपोर्ट्स के जो डेस्टिनेशंस हैं और राइस के संदर्भ में भी मैं अवश्य मेरा विश्वास है कि सरकार अनेक रणनीतियों पर काम कर रही है कि किस तरीके से हमारे राइस एक्सपोर्टर्स को मदद दी जाए, उन्हें सपोर्ट किया जाए और उन्हें बेटर डेस्टिनेशंस और भी इसके विकल्प दिए जाएं। तो इसके ऊपर सरकार कार्य कर रही है और मेरा मानना है कि आपदा के समय में हमें धैर्य भी बना के रखना एट द सेम टाइम जरूरी है। ठीक है राजकुमार जी, संजय जी बता रहे हैं कि बासमती का 80% हम निर्यात कर देते हैं, उसमें भी 40-50% अगर खाड़ी देशों में जा रहा है और 38,000 करोड़ का अगर फंसा हुआ है बीच में, तो निर्यातकों को लेकर चिंता तो है। कैसे इसको फिर दूर किया जाएगा? हालांकि उम्मीद ये भी है कि जल्द से जल्द ये जो पूरा क्राइसिस है खत्म हो, लेकिन भविष्य के गर्त में क्या है ये तो कोई नहीं जानता है सर। राजकुमार जी। पराग जी, मैंने पूरी गंभीरता से दोनों जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं, एक तो जो सफरर हैं इंडियन राइस एक्सपोर्टर फेडरेशन के संजय गुप्ता जी, और जो हमारे विदेश मामलों के जो अभी साथी आए, उन्होंने जो विस्तार से बताया, चीजों को बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से उन्होंने रखा है। इसमें कोई राजनीति नहीं है, इसमें कोई और चीज नहीं इन्वॉल्व है। लेकिन कांग्रेस की जो चिंता व्यक्त कर रही है, वो सिर्फ और सिर्फ बयानबाजी और संकट के समय जनता के अंदर भय फैलाना और इस तरीके की बयानबाजी करके वो राजनीतिक माइलेज लेने की कोशिश है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। क्योंकि मोदी सरकार प्रोएक्टिव होकर के इस संकट को चैलेंज के रूप में ले रही है कि हम किस तरीके से राइस मिलर को और जो राइस प्रोडक्शन करने वाले हैं उनको आगे जाकर के दिक्कत ना आए, तो उनके लिए पहले से ही तैयार है और सारी चीजों को बड़े ध्यान से देख रही है। अभी साथी ने जिक्र भी किया कि सरकार ने कांडला पोर्ट पर डिटेंशन चार्जेस जो होते थे वो माफ कर दिए हैं, डेमरेज शिपिंग चार्ज में भी राहत दी है और इंश्योरेंस वाला की भी रिलीफ दी है। और मैंने पहले भी बताया 500 करोड़ से ज्यादा का बजट इस पे अलोकेशन भी हो गया और जरूरत पड़ेगी तो मोदी सरकार, भारत सरकार हर तरीके से इस संकट का सामना करने के लिए तैयार खड़ी है। और अभी मैं जब इस चर्चा के लिए बैठने की बात आई तो मैं उसको मैप को भी अच्छे से एनालाइज कर रहा था कि क्योंकि सबसे ज्यादा जो प्रोडक्शन का हमारा जो जाता है, बासमती जाता है और चावल में भी, और बासमती का जो सबसे ज्यादा हम एक्सपोर्ट करते हैं वो सऊदी अरब को सबसे ज्यादा करते हैं। और सऊदी अरब दो साइड से जो है उसको माल पहुंचाया जा सकता है, एक हॉर्मुज स्ट्रेट से जो बंद है और एक दूसरा रूट जो है लाल सागर, वहां से भी पहुंचाया जा सकता है। तो मैं समझता हूं कि जैसे अपने साथी कांग्रेस प्रवक्ता ने भी इस बात को एडमिट किया है कि इन हालात में भी ओनली 1.3% एक्सपोर्ट की गिरावट हुई है। बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हालात जितने बड़े स्तर पे खराब हुए हैं और सिर्फ 1.3% की एक्सपोर्ट में गिरावट है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए पॉसिबल हुआ कि सरकार प्रोएक्टिव है और चीजों को संभाल रही है और अल्टरनेट रूट से भेजना हो या और उनको रिलीफ देना हो। मान लीजिए किसी एक्सपोर्ट इंपोर्ट का एग्रीमेंट हुआ है कि हम इतना किराया देंगे और जो डिफरेंस है अगर लॉन्ग रूट से जाएगा तो वो डिफरेंस को भी सरकार मीट करने की कोशिश कर रही है। किस तरीके से हम इनको रिलीफ दे, टैक्स के बाबत दे करके या और किसी चीज में रिलीफ दे करके। और यहां तक मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि सरकार की दूरदर्शिता, मोदी जी की दूरदर्शिता कितनी बड़ी है कि बहुत पहले सरकार ने एक्सपोर्टर को यह राय दिया था कि जो
CIF के थ्रू माल जाता था, जो एग्रीमेंट इनके होते हैं कि भाई कॉस्ट, इंश्योरेंस और फ्रेट जो होता है, ये डिलीवरी पॉइंट पे पहुंचाने की जिम्मेवारी होती थी एक्सपोर्टर को। तो अब जो ज्यादातर हमारे एक्सपोर्टर हैं वो FOB मॉडल जो है, फ्रेट ऑन बोर्ड, यानी कि हमारा जो पोर्ट है, कांडला पोर्ट से जैसे माल जाएगा तो वो शिपिंग के ऊपर चढ़ाने तक की हमारी जिम्मेवारी है। उसके बाद की जो जिम्मेवारी होगी, चाहे मान लीजिए लॉस हो, किसी तरीके की खड़े रहने की वजह से खराबा हो गया हो, या कोई हमला होने की वजह से उसमें कोई और नुकसान न हो, उसकी जिम्मेवारी हमारी एक्सपोर्टर की नहीं रहेगी। वो ज्यादातर हमारे जो एक्सपोर्टर हैं वो उन्होंने कोशिश किया कि उस मॉडल पे जाए। और ये युद्ध होने से पहले से ही सरकार ने चेता दिया था कि ये हमारे एक्सपोर्टर के हित में ये वाला जो मॉडल है वो संजय जी ज्यादा बता भी पाएंगे, क्योंकि वो इन चीजों को डे टू डे वो करते हैं। तो सरकार ने हर स्तर पे प्रोएक्टिव होकर के पहले से ही इस तरीके की व्यवस्था करने की कोशिश की है कि संकट के समय में भी हमारे एक्सपोर्टर को कम से कम लॉस हो। और देखिए, ऐसे संकट में, जब वैश्विक संकट है, इसमें इंडस्ट्री जो है प्रॉफिट भी ना ले पाए, लेकिन एट पार भी अगर निकल जाए, उनका जो सिस्टम है, वो चैन है, वो घूमती रहे। मैं भी व्यापारी हूं, मैं भी ये सोचता हूं कि मान लीजिए हम 2 महीना 4 महीना प्रॉफिट भी नहीं कमा पाए, अगर एक्सपेंसेस मीट हो जाते हैं, अगर हम अपने लेबर को, हमारी इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस को, इन सारे खर्चों को मीट करके हम जो है एट पार भी अगर निकल जाते हैं, तो हम जो है समझते हैं कि हम संकट के समय अपने सिस्टम को जो है चक्र को घुमाने के, फैक्ट्री का जो चक्कर है, एक्सपोर्टर का जो चक्कर है, मनी का जो चक्र है, वो घूमता रहे, वो इंश्योर हो जाए, तो भी हम ये मानते हैं कि हमने जो है अच्छा कर दिया। इस तरीके से हमने कोरोना में भी सीखा था कि संकट के समय किस तरीके से चीजों को चलाते भी रहे, एट पार भी घूम जाए, हमें प्रॉफिट ना भी हो फॉर द टाइम बिंग, हम जो है लंबे समय में फिर जो है उस चीज को दोबारा संभलने का हमें मौका मिल जाता है। मेरा ये मानना है कि इस बात को व्यापारी भी समझ रहा है, इस बात को सरकार भी समझ रही है अच्छे से कि हमने किस तरीके से इस व्यापार को, रीढ़ की हड्डी को सपोर्ट दे करके हम जो है इनके साथ खड़े रहे। ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की भी, और हमारे जो प्रदेश के मुख्यमंत्री यशस्वी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी भी लगातार परिस्थितियों पर नजर रखे हुए हैं, और इन लोगों के साथ मीटिंग भी हुई है, और हर तरीके से मदद के लिए हम तत्पर रहेंगे। ठीक है, संजय गुप्ता जी कैसे देख रहे हैं इन ऑल्टरनेटिव्स को? देखिए भाई साहब, पराग जी, मैं एक बात जरूर बोलूंगा कि भारत सरकार इस परिस्थिति पे पूरी अपनी नजर बना के रखी हुई है। हम लोगों की डे बाय डे बेसिस पे हर रोज कॉमर्स मिनिस्टर साहब से, और जितने भी कॉमर्स सेक्रेटरी साहब हैं, और जितने भी कॉमर्स मिनिस्ट्री है, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्रीज है, जितने भी आला अफसर है, उनसे हमारी रोज की मुलाकात होती है, हर रोज की मीटिंग होती है। उनको रोज की सिचुएशन से अवगत भी कराया जाता है, और वो उस सिचुएशन को समझते भी है। गवर्नमेंट उस सिचुएशन को समझते हुए जो स्टेप गवर्नमेंट ले रही है, या लेना चाह रही है, या ले भी चुकी है, वो स्टेप्स भी हमें बताए जाते हैं। और आगे आने वाले टाइम में गवर्नमेंट हमारी क्या हेल्प कर सकती है, क्या सहायता कर सकती है, उसके बारे में भी डिस्कशन होती है। अभी जितने भी मुद्दे की बात हुई है, जितने भी पॉइंट्स उठे हैं, चाहे वो हमारे जो एक्स्ट्रा फ्रेट लग रहे हैं उसके अंदर कंपनसेशन की बात है, इंश्योरेंस की बात है, और जो हमारे जो वर्किंग कैपिटल लिमिट्स जो एक्सटेंड हुई है उसकी बात है, उसके अंदर गवर्नमेंट अपनी तरफ से प्रयास कर रही है कि एक्सपोर्टर्स की मदद की जाए। मैंने अभी अपने वक्तव्य में एक बात बोली थी कि जितने भी गवर्नमेंट के प्रयास जारी, गवर्नमेंट बिल्कुल अपने तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से, पर अगर गवर्नमेंट और थोड़ा सा इसके अंदर और ज्यादा प्रोएक्टिव होके इसके अंदर कोई और वित्तीय मदद कर सके इस एक्सपोर्ट्स को बचाने के लिए, क्योंकि बासमती एक मुख्य उपज, मुख्य निर्यात, ये खाद्यान्न निर्यात है इंडिया, भारत की तरफ से। और आज पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 2 ही देशों में बासमती उगाया जाता है, चाहे हिंदुस्तान है और पाकिस्तान है, जिसमें से इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन है वो तकरीबन 60 लाख से 70 लाख टन का कंट्रीब्यूशन इंडिया का है, और सिर्फ पाकिस्तान से 20 लाख टन का कंट्रीब्यूशन है। तो कहीं ना कहीं पूरा जो विश्व है वो भारत के ऊपर निर्भर है बासमती राइस को, बासमती चावल को लेकर। तो हम लोग तो गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं, यही हम मीटिंग्स में डिस्कस भी करते हैं, और वो लोग सुनते भी हैं, अफसर सुनते भी हैं, मिनिस्टर साहब भी सुनते हैं, और बिल्कुल हम लोगों को भरोसा भी दिलवाया हुआ है। और हमें उम्मीद है कि भारत सरकार अपने भरसक प्रयासों से इस इंडस्ट्री को बचाने के लिए, या इस इंडस्ट्री के ऊपर इसकी आंच कम से कम आए, उसका भरसक प्रयास करेगी। देखिए, युद्ध के टाइम में कुछ भी हो जाए,
हर आदमी के ऊपर आंच तो आती ही आती है, चाहे वो डायरेक्टली आए या इनडायरेक्टली आए। ठीक है, आज बासमती व्यापार के ऊपर डायरेक्ट आंच आई हुई है, डायरेक्ट इफेक्ट बासमती राइस के ऊपर पड़ रहा है, क्योंकि हमारा व्यापार उन्हीं खाड़ी देशों में है जहां पे इस युद्ध का सबसे ज्यादा असर पड़ रहा है। तो इसलिए हम जो है हम डायरेक्टली सफर हैं इस चीज से, हम लोग डायरेक्टली इस चीज से जुड़े हुए हैं। और मैं आज आपको बताऊं, मैं हरियाणा की बात करूं तो हरियाणा का तो मुख्य व्यापार ही बासमती का निर्यात है, तो हरियाणा के व्यापारी तो इससे सबसे ज्यादा प्रभावित है। पर मुझे उम्मीद है कि माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे मुख्यमंत्री जी इस समस्या से अवगत होंगे और अवगत उनको कराया भी जा रहा है, और उनके प्रयास भी है कि इस व्यापार को या इस इंडस्ट्री को इस युद्ध की जो वातावरण बना हुआ है इससे सुरक्षित निकाल लिया जाए। तो बाकी तो यही है कि जितना भी पराग जी, मैं तो यही बोलूंगा कि यूनिटी, अगर हम सरकार और व्यापारी मिलके काम करेंगे तो शायद इस व्यापार से, इस समस्या से हम जल्दी निजात पा जाएंगे। अभी कटारिया जी ने बोला है कि बिल्कुल सही बात बोली है, गवर्नमेंट की तरफ से बिल्कुल ये गाइडलाइन जारी हुई है कि जो हम अपना व्यापार CIF मोड पे करते थे अब वो FOB मोड पे किया जाए, ताकि कम से कम जो बढ़े हुए शिपिंग चार्जेस हैं या रिस्क फैक्टर है वो हमारे यहाँ से डाइवर्ट होके इंपोर्टर के ऊपर चला जाए। और कहीं ना कहीं इंपोर्टर्स उसके लिए धीरे धीरे राजी हो भी रहे हैं। ठीक है, अभी 100% 100% राजी नहीं हुए हैं, पर धीरे धीरे वो राजी हो भी रहे हैं, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि पूरा विश्व जो है वो बासमती के लिए भारत के ऊपर ही निर्भर है। तो जब वो भारत के ऊपर निर्भर है तो कहीं ना कहीं वो धीरे धीरे हम लोगों की टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर व्यापार करने के लिए तैयार हो जाएंगे। और उम्मीद रखते हैं कि समस्या जल्दी से जल्दी खत्म हो और स्ट्रीमलाइन में वापस आए। पर आज समस्या खत्म भी हो जाती है तो भी स्थिति को नॉर्मल होने में कम से कम, शिपिंग की स्थिति को नॉर्मल होने में 1 साल लगेगा, पर इससे उभरने में तो 2 या 3 साल लगेंगे। अभी हम कोविड से ही उभरे थे, अब ये समस्या खड़ी हो गई है, इससे उभरने में भी टाइम लगेगा, पर भारत सरकार की सहायता से हम इस समस्या से जल्दी उभर सकते हैं। ठीक है सर। हरपाल जी, क्या ऑल्टरनेटिव्स आप लोगों के जहन में भी हैं? चूंकि राजकुमार जी ने तो कहा कि सभी लोग अपना अपना पक्ष रख रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं समाधान क्या हो सकता है और काम किस तरीके से किया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी इस पर राजनीति कर रही है। हरपाल जी। पराग जी, देखिए, हमेशा से कांग्रेस एक जिम्मेदारी विपक्ष की भूमिका निभा रही है, जिम्मेदार विपक्ष है। हमने कब सरकार का साथ नहीं दिया? कोरोना काल के अंदर इन्होंने हमारे से तालियां बजवाई, हमने तालियां बजाई। इन्होंने मोमबत्तियां जलवाई, हमने इनके साथ मोमबत्तियां जलाई। अगर पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ तो हमेशा हमने इनके कंधे पे हाथ रख के इनका साथ दिया। चाहे कारगिल युद्ध हो, चाहे कोई सिंदूर युद्ध हो, चाहे जो भी युद्ध हो, हमेशा कांग्रेस जो है वो सरकार के साथ खड़ी नजर आई। जब भी हमारे किसान के ऊपर, व्यापारी के ऊपर या मजदूर के ऊपर कोई भी बात आएगी तो विपक्ष की भूमिका में कांग्रेस जरूर नजर आएगी, क्योंकि देश हित में और जनता के भले के लिए कांग्रेस हमेशा जनता के साथ खड़ी नजर आएगी। चाहे भारतीय जनता पार्टी को उसमें राजनीति नजर आए, पर हम जनता के साथ हैं, व्यापारी के साथ हैं, हर मजदूर के साथ हैं। हम हमेशा से उनकी आवाज को उठाएंगे। हाँ, जहां इनको हमारी जरूरत पड़ेगी देश हित में और जनता के हित में, कांग्रेस हमेशा इनके साथ मिलेगी। ये दूसरे की बात सुनना नहीं चाहते, इनको दूसरे की जो सलाह होती है वो इनको सिर्फ एक राजनीति नजर आती है। इनको अहंकार इनके अंदर इतना ज्यादा आ चुका है कि ये दूसरे की किसी की बात को सुनना नहीं चाहते। अगर कोई इनको अपनी बात सुनाना चाहता है तो ये उस बात को धर्म की तरफ ले जाते हैं, उस बात को राजनीति की तरफ ले जाते हैं और उस बात को देशद्रोह की तरफ जोड़कर चल देते हैं। इनको विपक्ष की बात भी माननी चाहिए। मैंने तो आपके वक्तव्य को सुन करके कोई भी ऐसी बात धर्म की या और किसी चीज की बोली नहीं। आपने एक बात कही कि जानबाजी दी है कांग्रेस ने, जो चर्चा हमने आपके साथ तालियां बजाई है, हमने कोरोना काल में मोमबत्तियां जलाई है, हमने कब आपका विरोध किया? हम हमेशा साथ रहे हैं आपके, हम कब आपसे दूर हुए? जनता हित में हमेशा साथ रहे हैं। नहीं चाहिए। हम जनता मेरा से कब निवेदन आपसे यही है कि आपको सजेशन देना चाहिए, ना कि आपको क्रिटिसिज्म। आज ये स्थिति नहीं है कि आप ये स्थिति नहीं है आज की डेट में कि आप किस तरीके से जो है ना हर बात को कैसे कह सकते हो बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। नहीं, ये आप राजनीति करने के लिए आपका जितना भी अब तक का कैसे कह रहे हो राजनीति कर रहे हैं? टोटल जनता की आवाज उठा रहे हैं हम सारे के सारे। आप इसीलिए जनता भी देख रही है कि आप इस तरीके के मुद्दे पे ऐसे समय में, जब संकट का समय है,
तब आप राजनीति करने के लिए इस तरीके की बातें कर रहे हैं। क्या जनता की आवाज उठाना राजनीति है? आप मजदूर की आवाज आपको उठाना सलाह देनी राजनीति है? चाहिए, क्या एक आपको सलाह व्यापारी की देनी आवाज चाहिए, को, एक संकट की अच्छे घड़ी में विपक्ष के व्यापारी की नाते आवाज आपको उठाना सलाह राजनीति देनी है? चाहिए और तो हम क्या उस सलाह का मतलब स्वागत करेंगे। लेकिन आप जिस तरीके से बात कर रहे हैं नहीं, वो जनता की आवाज उठाने को आप राजनीति कहते हैं? व्यापारी ठीक की है, आवाज हरपाल की जी, घड़ी में ठीक है। साथ देने को आप राजनीति हरपाल जी, कहते हैं? राजकुमार जी कह रहे हैं कि आपने आप अभी आवाज बताइए उठाइए, क्या- लेकिन क्या- कुछ क्या सलाह बात हुई? मशवरा भी कर दीजिए, कुछ सलाह भी दीजिए। अगर आवाज उठा रहे हैं जनता सलाह की और देनी आरोप चाहिए। लगा रहे हैं तो नहीं, सलाह ये भी दीजिए। बहुत- नहीं, हमने बहुत सलाह दी है। सारी- उसके जब ऊपर इन्होंने सलाह पे- 1.3%, मैं कह हमने रहा हूँ कहा है। 1.3% एक्सपोर्ट डाउन हुआ है, इतने में भी आप छाती पीटने लग जाएंगे तो और क्या है? इसका मतलब हमें आप- ये बताइए, हमें ये बताइए, अराजकता आप फैला रहे लोगों हैं। की विदेशों के अंदर जाके राइस को लेके, बासमती को लेके कौन सी मीटिंग हुई? आपने बहुत- कौन सी सब्सिडी देने की बात की? मैं आपने कह रहा हूं कौन सी 500 जाके करोड़ बातचीत की की? लीड दे चुके हैं। किस आप देश से समझ- आपने अभी बातचीत आप की? जो एक्सपर्ट बैठे आके हैं इस आपने विषय के उनसे जनता- पूछ लीजिए। प्रधानमंत्री नहीं, ये कतई जब गलत भी बात है, बाहर आप जाते सुनना हैं, नहीं चाहते। आपने आके कभी बताया कि आप व्यापारियों बात की को बात हुई सुनना है? नहीं चाहते। जनता की बात जब हुई है। ये कोई बात नहीं है कि आप सुनना ही नहीं चाहते दूसरे को। चलिए। ये कोई बात नहीं, चर्चा को गलत दिशा में लेके जा ठीक है, बहुत जल्दी से राजकुमार जी आप अपनी बात रख लीजिए हरपाल जी के जवाब में, फिर मैं संजीव जी एक फाइनल रिएक्शन के लिए आपके पास आऊं। मेरा हरपाल जी से हाथ जोड़ के निवेदन है, देश हित में संकट से उभरने के लिए, लोगों की मदद करने के लिए आप इस समय इस तरीके की बात नहीं करनी चाहिए। मेरा निवेदन आप यही है। हमेशा से कि- सरकार के एक साथ मिनट, रहे हैं। आप मैंने सुनिए कहा प्लीज, ना। उसके बाद बोलिए आप। मैंने उसके कहा बाद। ना। सिर्फ 1.3% एक्सपोर्ट डाउन हुआ है अकॉर्डिंग टू योर स्टेटमेंट। आपने एक्नॉलेज किया है। Only in 3 months. Only in 3 months. मैं वही 3 Only मंथ ही 3 हुए हैं। months. ये 3 मंथ ही हुए हैं और मुझ स्टेट को जो है डिस्टर्ब हुए। हरपाल जी और सुन in लेते हैं पूरी बात, between समय भी कम है अब। आप जो है 1.3% जब डाउन होता है तो कोई बहुत बड़ा फिगर नहीं है। वो इसलिए नहीं है कि सरकार ने प्रोएक्टिव होकर के कदम उठाए हैं। सरकार ने पहले ठीक से है। समस्या को समझा और उसके इंतजाम किए। और जो हमारे साथी जो इस इंडस्ट्री से है उनके दोनों के एक्सपर्ट्स के यही बातें आई है कि सरकार ने बहुत कुछ किया है। हमें मानता हूं कि और बहुत कुछ करने की जरूरत हो सकती है, लेकिन इसमें भी मैं चाहूंगा हरपाल जी की पार्टी सजेशन दे कि क्या हम कर सकते हैं। आप लोगों का भी लंबा अनुभव है सरकार चलाने का, ठीक है। आपको पॉजिटिव सजेशन देने चाहिए और हम उस सजेशन को देश हित में मानेंगे। ठीक ये है। स्वागत योग्य बात। हम ठीक है। लड़ाई फिर भी लड़ लेंगे। हम ठीक है सर। राजनीति बाद में कर लेंगे। ठीक है। संकट से उभरने के बाद लड़ाई ठीक है कर सर। लेंगे। संजीव जी इसमें क्या, कोई दिक्कत ठीक है, नहीं। राजनीति से ऊपर उठने की जरूरत है, क्योंकि जब रिएक्शन आएंगे, आरोप प्रत्यारोप लगेंगे और संकट की स्थिति दिखाने की और बताने की कोशिश होगी तो फिर एक पैनिक क्रिएट भी होगा। देखिए, एक बात मैं तो पेशे से संजीव जी से पूछ लेता व्यापारी हूं हूँ। एक बात मैं अवश्य कहना चाहता हूं कि आपको और आपके बड़े सम्मानित चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा को मैं इसके लिए धन्यवाद भी दूंगा, बधाई भी दूंगा कि आपने राइस का जो एक्सपोर्ट का जो विषय है वो आज इस चर्चा में रखा है। जी। क्योंकि मैं अनेकों चैनल्स पे अपीयर होता हूं और मैंने अब तक इस मुद्दे को इतनी गंभीरता के साथ कभी भी एड्रेस होते हुए नहीं देखा। तो इस संदर्भ में आपका जो ये योगदान है और हमारे जो राइस इंडस्ट्री से जुड़े हुए जो हमारे माननीय सदस्य हैं उस पर इस बात को सहमत होंगे कि ये इशू यदि हम आज डिस्कस कर रहे हैं तो ये भी जरूर एक अवेयरनेस को जनरेट करने में और मददगार साबित होगा। यद्यपि कि सरकार इसके बारे में लगातार कार्य कर रही है, लेकिन एक एकताबद्धता की नितांत आवश्यकता है, राजनीति से ऊपर उठने की आवश्यकता है। और एक बात मैं अवश्य कहना चाहता हूँ कि देखिए, भारत का कोई अल्टरनेट नहीं है। ये वेस्ट एशिया के राष्ट्रों में जो क्राइसिस है वो जो क्राइसिस तो आज है, लेकिन ये जो इसमें समाधान के प्रयास ढूंढे जा रहे हैं, हालांकि उसमें लंबा समय लगेगा, ये आपदा की स्थिति अवश्य है, लेकिन हमेशा आप विश्वास बना करके रखिए जो भी राइस के एक्सपोर्टर्स हैं, बासमती राइस के एक्सपोर्टर्स हैं, ठीक है। कि ये जो दिन है ये हमेशा ऐसे ही नहीं रहेंगी। आपदा हमेशा से बनी नहीं रहेगी, इसका समाधान निकलेगा। और भारत सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है और पाकिस्तान जाहिर है कि उसके बाद उसका स्थान आता है। ठीक है। वेस्ट एशिया का जो रीजन है वहां पर सबसे ज्यादा बासमती राइस जाता है और उसका कोई भारत के अलावा कोई और ऐसा विकल्प हो नहीं सकता। उन राष्ट्रों की जो भारत के प्रति जो उनका
उनका जो अट्रैक्शन है, ठीक जो है। अभिरुचि है, जो उनकी डिपेंडेंसी है, वो आने वाले समय में भी बनी रहेगी। इसलिए भविष्य तो कहीं भी अंधेरे में नहीं दिखाई देता। जरूर उसमें चुनौतियां हैं राइस एक्सपोर्ट में, बासमती राइस एक्सपोर्ट में, लेकिन वो चुनौतियों का समाधान हमें इस बात को समझने की जरूरत है कि आपदा का समय है, और ये आपदा अभी एक साल तक का जो समय है बहुत ही क्रिटिकल है, और एक साल तक ये लंबा अगर खींचे तो उसके लिए हमें अपने आप को तैयार रखने की जरूरत है। लेकिन हिम्मत नहीं हारिए और अपने एकता को बनाए रखिए, सरकार की बातें सुनिए और अपना जो बेस्ट प्रयास कर सकते हैं, जहां कहीं से भी आप इसको अफोर्ड कर सकते हैं एक्सपोर्ट करने का, उसके लिए भी लगातार आप प्रयास करें। लेकिन ये जो आपदा दूर होगी और इसके ऊपर भी हम कोरोना की तरीके से विजय पाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। बिल्कुल, हम भी उम्मीद करते हैं सर कि सभी लोग मिलकर इस समस्या का समाधान निकालें, ये ज़रूरी है। और